नमस्कार, मैं श्याम देवड़ा हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो वायुदाब पेटियां है, वायुदाब पेटियों के बारे में। और जो ये वायुदाब पेटियां हैं, यह भूगोल विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसकी वजह से कई बार आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को जरूर शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको ये वायुदाब पेटियां एक बार पढ़ने के बाद में, अगर समझने के बाद में, फिर वापस दोबारा न पढ़नी पड़े। तो देखो, इस वायुदाब पेटियों में मैं आपको बताऊंगा कि विश्व स्तर पर वो जो वायुदाब पेटियों का वितरण किस प्रकार से है, कहां पर कौन सी पेटी है, और उसके पीछे उच्च दाब और निम्न दाब होने का कारण क्या है। जो वायुदाब अपन पेटियां कहते हैं ना, ये उच्च दाब पेटी है, ये निम्न दाब पेटी है, यह ध्रुवीय उच्च दाब पेटी है, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी है, ये किस प्रकार से होती है, आज मैं इनको आपको कारण सहित बताऊंगा। और कितनी वायुदाब पेटियां हैं विश्व स्तर पर, और कौन कौन सी जो पेटियां हैं ताप द्वारा संचालित होती है, और कौन कौन सी पेटियों पर गति का प्रभाव पड़ता है इन गति क्रिया द्वारा, और कौन सी है जो तापीय क्रिया द्वारा उन पर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विश्व स्तर पर जो वायुदाब पेटियां हैं। मुख्य रूप से वायुदाब पेटियां हैं 7। कितनी हैं आपकी वायुदाब पेटियां हैं? मुख्य रूप से 7। इनमें से वायुदाब पेटियों को अपन मुख्य रूप से 2 भागों में बांटें। एक अपन बांटेंगे ताप जनित वायुदाब पेटियां, और दूसरी बांटेंगे गति जन्य वायुदाब पेटियां। तो ताप जन्य जो वायुदाब पेटियां होती है वो होती है आपकी 3, और गति जन्य जो वायुदाब पेटियां होती है वो होती है आपकी 4। तो अपन इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखो, वायुमंडलीय दाब के अक्षांशीय वितरण को, जो वायुमंडलीय जो दाब है, इसका अपन अक्षांश रेखा के रूप में अगर वितरण बात किया जाए तो इसी को अपन क्या कहते हैं? वायुदाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं। वायुदाब का क्या कहते हैं? जो अपन अक्षांश के रूप में ये वितरण बताएंगे वायुदाब पेटियों के द्वारा, यही आपका क्या हो जाएगा? वायुदाब का क्षैतिज वितरण हो जाएगा। देखो, विभिन्न अक्षांशों पर तापमान में अंतर है। यहां आपको देखने को मिलेगा जो अलग अलग प्रकार के, जो मैंने आपको यहां अक्षांश बताए हैं पृथ्वी के, उन अलग अलग प्रकार के अक्षांशों के ऊपर आपको तापमान भी क्या मिलेगा? आपको अलग अलग प्रकार से मिलेगा। देखो, पृथ्वी के ये तो तापमान में यहां अंतर रहेगा, यहां का ताप अलग रहेगा, यहां का अलग रहेगा, यहां का ताप अलग रहेगा। फिर बात करते हैं अपन पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव से। पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव से पृथ्वी पर वायुदाब के 7 कटिबंध हैं। कितने कटिबंध हैं वायुदाब के? यानी जो वायुदाब पेटियां हैं, इन कटिबंधों के आधार पर, पृथ्वी के घूर्णन के आधार पर अपन इनको क्या बांट सकते हैं? 7 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 7 भागों में। तो फिर हम बात करते हैं इन 7 भागों की कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं, और ये 7 भाग किस प्रकार से उच्च वायुदाब पेटी है, किस प्रकार से निम्न वायुदाब पेटी है। देखो, ताप प्रेरक वायुदाब पेटियां, जो अपन कहते हैं ताप से प्रेरित होकर कौन सी वायुदाब पेटियों का निर्माण हुआ, और गति से प्रेरित होकर कौन सी वायुदाब पेटियों का निर्माण हुआ। तो देखो, ताप प्रेरित में अपन सबसे पहले बात करते हैं विश्वतीय निम्न वायुदाब पेटी। क्या नाम है? विश्वतीय निम्न वायुदाब पेटी। यानी ये वाली जो सबसे बीच वाली जो मैंने पेटी बनाई है, जिसको अपन 0 डिग्री कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, तो इसको मैंने नाम लिखा विश्वतीय पेटी। पहले अभी आपको सीधा नाम विश्वतीय याद रखना कि विश्वतीय पेटी है। फिर दूसरा है ध्रुवीय पेटी, यानी ध्रुवीय। जैसे एक ये ध्रुव हो गया उत्तरी ध्रुव, और एक हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 2 हो गए। तो इसका मतलब एक ये पेटी हो गई और 2 पेटी ये हो गई। इसका मतलब क्या हो गए? ताप पेटी कितनी हो गई? 3 हो गई। फिर अपन बात करते हैं गतिजन्य, यानी गतिजन्य पेटियां कितनी है। तो देखो, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी यह लिखा हुआ। फिर मैंने लिखा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ये लिखा हुआ है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तो इसका मतलब है एक उपोष्ण पेटी और उपध्रुवीय निम्न पेटी उत्तरी गोलार्ध में, यानी 2। फिर अपन दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं, तो उपोष्ण पेटी एक यहाँ पर है, एक यहाँ उपध्रुवीय पेटी यहाँ पर है। तो 2 आपकी इधर हो गई दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसका मतलब 2 उत्तरी गोलार्ध में, 2 दक्षिणी गोलार्ध में। इसका मतलब कितनी हो गई? 4। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपकी 4 पेटियां हो गई गति के कारण। तो 4 और 3 कितनी हो गई? 7 वायुदाब की पेटियां हो गई।
कितनी हो गई? 7 आपकी वायुदाब की पेटियां हो गई। अब देखो, अब इन्हें अपन सातों की विशेषता बताते हैं। जैसे देखो, ये मैंने एक चित्र बनाया, इस चित्र के माध्यम से हम इन सातों वायुदाब पेटियों को समझेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, विश्व स्तर पर कुछ हवाएं होती है जो स्थानीय हवाएं होती है, व्यापारिक अपन कह सकते हैं, मुख्य रूप से स्थायी हवाएं। वो स्थायी हवाएं किस प्रकार से चलती है? जैसे देखो, यहां मैं एक ग्लोब की बना देता हूं, उत्तरी ग्लोब की। देखो, यहां ये आपकी व्यापारिक पेटियां, फिर ये पचवा पेटियां, और यहां पर एक ध्रुवीय पेटियां। ठीक है, ध्रुवीय पवन। ये जो पवन है जिस दिशा से निकलती हैं उसी दिशा के अनुसार इनका नामकरण हो जाता है। जैसे मैंने यहां पर आपको इस प्रकार से ये 4 दिशा के रूप में प्लस बनाया और इनको बताया। मैंने कहा ये इधर से होकर इधर जा रही है, इसका मतलब उत्तर पूर्व से होकर अगर ये दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही है। तो यहां मैंने आपको सबके ऊपर यहां मैंने आपको चित्र में बता रखा है कि ये किस प्रकार से हुआ, क्योंकि ये जिस दिशा से निकल रही है और जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा के अनुसार अपन उसका नामकरण करेंगे। जो व्यापारिक पेटियां होती हैं, एक वो व्यापारिक और एक पचवा और एक ध्रुवी, ये 3 होती है। इनके कारण यहाँ बीच बीच में जो खाली जगह छोड़ा गया है, ये वहां पर ये पवनें चलती है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, ताकि मैं आपको साथ साथ में इन पवनों का भी बता दूं, ताकि आपको एक ही वीडियो में सब हो जाएगा। देखो, फिर अपन बात करते हैं जो ये विषुवतीय पेटी है। अब अपन इस एक पेटी की बात करते हैं, ये विषुवतीय निम्न दाब पेटी है। अब इसको निम्न दाब क्यों कहते हैं? देखो, जब मैंने आपको पहले भी बता रखा है पिछले वीडियो में, जो ताप और दाब क्या होता है, हमेशा विपरीत संबंध होता है। देखो, जैसे मैंने आपको बताया, जहां पर ताप अधिक होगा, देखो ताप, जैसे ताप कहां अधिक होगा तो वहां पर दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये आपको मुख्य रूप से ये बात आनी चाहिए, यानी तापमान जहां अधिक होगा तो वायुदाब वहां पे कम होगा। ये पहली शर्त है अपन की इन पेटियों को पढ़ने के लिए। तो देखो, यहां पर 0 डिग्री पर विषुवत रेखा पर आप सबको पता है कि जो सूर्य है लंबवत, लगभग लंबवत चमकता है। और तो यहां पर जो सूर्य अगर लंबवत चमकता तो यहां पर तापमान अधिक होगा। अगर तापमान अधिक होता तो आपको क्या पता है कि ताप जब अधिक होता है तो वायुदाब का विपरीत संबंध होता है। अगर ताप अधिक होगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहां पर निम्न क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर इस क्षेत्र में तापमान अधिक है। इस तापमान अधिक के कारण यहां पर दाब क्या? निम्न दाब है। पहली बात देखो, फिर यहां अपन देख रहे हैं, मैंने जो 0 से 5 लिखा, ये 0 से 5 के मध्य जो एक बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है, यहां पर जो पवनों की जो दिशा है, इस क्षेत्र के मध्य ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगी। ये ध्यान रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इनको अपन यहां जो व्यापारिक पवनें जा रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, इन खाली शांत क्षेत्र में 0 से मैं 5 की बात कर रहा हूं, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। तो इनको यहां जो शांत पवन है, इनको अपन कहते हैं शांत पेटी या डोल ड्रम। क्या कहते हैं इसको अपन? शांत पेटी या डोल ड्रम। ये आपको ध्यान रखना, शांत पेटी के हो चाहे डोल ड्रम के हो, शांत पेटी या इसको क्या कहते हैं? डोल ड्रम पेटी। आपको सीधा पूछेंगे शांत पेटी का अक्षांशीय विस्तार या डोल ड्रम का अक्षांशीय विस्तार 0 से 5 डिग्री उत्तरी और 0 से 5 डिग्री दक्षिणी। तो ये आपका शांत पेटी हो जाएगा यहां पर। और यहां पर निम्न वायुदाब, क्योंकि यहां पर तापमान अधिक है इसलिए निम्न वायुदाब। फिर अपन बात करते हैं उपोष्ण वायुदाब, उच्च वायुदाब की। अब यहां पर उच्च क्यों? देखो, जब यहां पर जब सूर्य की जो किरणें हैं, यहां पर गर्मी ज्यादा है, तो ये जो पवनें क्या होगी? गर्म होकर क्या हो जाएगी? जैसे ये गर्म हुई पवनें, गर्म होकर पवनें क्या करती है? ऊपर उड़ जाती है। जैसे ही ऊपर उड़ जाएगी, जैसे पवनें, ये मेरा हाथ है, जैसे मान लो ये पवन चल रही है इस प्रकार से विषुवत रेखा पर, तो ये पवनें ऊपर उठकर क्या होगी? गर्म हो जाएगी। गर्म होकर क्या होगी? एक निश्चित जो सीमा पर जाएगी ऊपर वायुमंडल में, और फिर ये वापस क्या हो जाएगी? नीचे की ओर गिर जाएगी। ये वापस अपने दोनों साइडों में क्या हो जाएगी? नीचे की ओर गिर जाएगी। जब गर्म पवनें, देखो यहां मैं बता देता हूं, यहां से जब गर्म पवनें ऊपर उठी और यहां आकर नीचे गिर गई, यहां से गर्म पवनें उठी, यहां आकर नीचे गिर गई, तो ये जब गिरेगी क्यों? जब पवनें गर्म है तो और ऊपर उठनी चाहिए, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है उनके कारण पवनें क्या हो जाती है? धीरे धीरे वापस ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है? पवनें धीरे धीरे एक निश्चित सीमा पे जाकर ठंडी हो जाती है, आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और भारी हो जाती है, ठंडी और भारी हो जाती है। जब पवनें भारी होती है तो वो ठंडी होती है, तो वो क्या होगी? नीचे गिरेगी। तो वो इस क्षेत्र में आकर गिरती है, उपोष्ण 30 से 35। तो यहां अगर पवनें ठंडी है तो तापमान कम है,
तो तापमान कम है तो तापमान मान लो मैंने आपको कम बताया, ये विपरीत संबंध। तापमान अगर कम होगा तो वायु दाब क्या होगा, उच्च होगा। ये तो आपको सिंपल बात है। तो यहां पर मैंने लिखा इसके ऊपर उच्च वायु दाब। क्या लिखा मैंने, उच्च वायु दाब। तो यहां दोनों तरफ आपको पता होना चाहिए, यहां पर और यहां पर उच्च क्यों हुआ, क्यों का कारण आपको ध्यान रखना कि यहाँ की जो पवनें थी जो ऊपर उठी और जो ऊपर उठ के एक निश्चित समय, एक निश्चित जो दूरी के वापस जाकर क्या होगी, वो नीचे गिरेगी। नीचे क्यों गिरेगी, क्योंकि जब पवनें वायुमंडल में आर्द्रता ग्रहण कर लेगी तो वो पवनें भारी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। जब पवनें ठंडी और भारी होगी तो जिस स्थान पर गिरेगी वो स्थान होगा उपोष्ण क्षेत्र। और अगर तापमान अगर कम है, अगर तापमान क्या है यहाँ का कम है, तो दाब क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। इसलिए इसको मैंने लिखा उच्च दाब पेटी, और यहाँ पर भी मैंने लिखा उच्च दाब पेटी। पहली बात तो ये आपकी तापमान के कारण हुई। और यहां पर जो पवनें जब नीचे गिरेगी तो इसका जो पृथ्वी का घूर्णन बल है वो यहां पर काम करता है। क्या काम करता है, पृथ्वी का घूर्णन बल। यहां आपको ध्यान रखना इस पेटी में पृथ्वी का घूर्णन बल, पृथ्वी का घूर्णन। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो ये जो पवनें हैं वो इसके यहां पर आकर गिर जाएगी नीचे। जब यहां पर पवनें उतरती है तो यहां जो ठंडी तापमान कम होगा तो उच्च दाब हो जाएगा। पहली बात। और दूसरी बात आपको आराम से समझ में आ गई होगी। फिर देखो अब अपन बात करते हैं उपध्रुवीय निम्न, उपध्रुवीय उत्तरी गोलार्ध और उपध्रुवीय दक्षिणी गोलार्ध। देखो यहां पर उच्च ताप क्यों है, यहां निम्न दाब क्यों है, अब यहां पर निम्न दाब क्यों, दोनों गोलार्ध। जब देखो यहां की जो पवनें ठंडी है, अब ये जो पवनें आपको पता है व्यापारिक पवनें, देखो यहां पर भी है और यहां ध्रुवीय पवनें। जब ये दोनों पवनें आपस में इस प्रकार से टकराएगी आमने सामने, एक ठंडी पवन है और एक गर्म पवन है। क्या होगी, एक ठंडी पवन और एक गर्म पवन। जब ये दोनों आपस में टकराएगी तो तापमान क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। तापमान उच्च होगा और तापमान उच्च के कारण जो यहां पर बीच का जो क्षेत्र है वो आपका तापमान उच्च है तो दाब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। और इसका कारण भी, इन दोनों पवनों का कारण आपका पृथ्वी का घूर्णन है, पृथ्वी का घूर्णन। तो यहां पर भी आपको ये दोनों पवन क्या लिखना है, पृथ्वी का घूर्णन के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। अगर सीधा सवाल आ जाएगा कि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्यों रहता है, पृथ्वी के घूर्णन कारण, अगर आपको ऑप्शन में लगे तो आपको सीधा टिक लगाना पृथ्वी का घूर्णन कारण। क्या लगाना, पृथ्वी का घूर्णन कारण। और होता किस प्रकार से, यहाँ की जो एक गर्म पवन है, देखो यहाँ दाब अधिक है और यहाँ पर देखो ताप कम है। जब ये दोनों पवनें आपस में, ये पश्चिम पवन और ये ध्रुवीय पवन, जब दोनों पवनें आपस में टकराएगी तो ये दोनों पवनें ये इस प्रकार से टकरा कर क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर उड़ जाएगी। और जो बीच में जो रिक्त स्थान रह जाएगा वो एक आपका क्या रह जाएगा, उच्च ताप का क्षेत्र रह जाएगा। और उच्च ताप होगा तो दाब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। दाब क्या हो जाएगा, निम्न। तो यहां पर भी निम्न होगा, यहां पर भी निम्न होगा। तो ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय दक्षिणी गोलार्ध की निम्न वायुदाब पेटी। फिर यहां पर अब ध्रुवों के क्षेत्र में, जब आपको पता है कि ध्रुवों के क्षेत्र में सूर्य का जो तापमान है वो बिल्कुल ही कम पहुंचता है। सूर्य का तापमान क्या होता है, वो बिल्कुल ही ध्रुवों पर कम पहुंचता है। तो जहां पर तापमान कम होगा तो वहां पर वायुदाब क्या होगा, हमेशा उच्च होगा। ये वाली बात मैंने लिखी हुई है, ताप कम होगा तो वायुदाब क्या होगा, उच्च होगा। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी और उत्तरी गोलार्ध की उपध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। तो इस प्रकार से ये आपकी जो 7 पेटियां थी, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो वायुदाब की पेटियां है, ये हमेशा ध्यान रखना। जो ये 7 वायुदाब की पेटियां, कभी भी 2 पेटियां पास में निम्न पेटियां नहीं आएगी, कभी भी 2 पेटियां पास में उच्च पेटियां नहीं आएगी। अगर आपको याद भी है, अगर न भी याद है तो भी आपको इसका अंदाजा लगा सकते हो। कैसे, देखो मैं बता देता हूं। अगर आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में क्या हमेशा तापमान क्या रहता है, उच्च रहता है। तो ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है। फिर उच्च के बाद में वापस निम्न आएगा, फिर वापस उच्च आएगा, फिर वापस निम्न आएगा, फिर वापस उच्च आएगा, फिर वापस निम्न आएगा, फिर वापस उच्च आएगा। तो इस प्रकार से ये एक क्रम के रूप में, एक उच्च वायुदाब पेटी, एक निम्न वायुदाब पेटी, फिर वापस उच्च वायुदाब पेटी, फिर निम्न वायुदाब पेटी। तो ये जो 7 पेटियां विश्व रूप में प्रसिद्ध है। तो देखो अब जैसे मैंने यहां बता दिया आपको, शांत पेटी होती है, डोलड्रम पेटी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, शांत पेटी, डोलड्रम 0 से 5। तो देखो यहां पर जो 30 से 35 आपने लिखा, जो 30 से 35 है, इसको अपन क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं, देखो
आपको पता है जब प्राचीन समय में जब यूरोपीय देश के जो जहाज थे इन गोलार्धों में निकलते थे, जहां पर ये जो मैंने यहाँ उपोष्ण वायुदाब पेटी, तो यहाँ पर जो पवनें है ना, जो मैंने आपको बताया ये वाली जो पवन यहाँ से भारी होकर नीचे गिरती थी या इस क्षेत्र में, तो जो पाल युक्त जो जहाज थे यहाँ से गुजरते थे तो इस जहाज के ऊपर क्या पड़ता था, दबाव पड़ता था। इस जहाज के ऊपर क्या पड़ता था, दबाव पड़ता था। तो ये जो भारत से जो घोड़े वगैरह लेके जाते थे, यहाँ से क्या करते थे, भारत से जो सामान है घोड़े वगैरह लेके जाते थे अपने देश यूरोप में, तो यहाँ जब बीच में इस क्षेत्र में आते थे उपोष्ण उच्च दाब पर, तो यहाँ पर जो वायु का दबाव पड़ता था तो क्या जहाज क्या डगमगाने लग जाता, डूबने जैसा लग जाता, यानी जहाज का भार अधिक हो जाता। जैसे ही वो डूबने की स्थिति में आता तो जो ये जो नाविक वगैरह होते थे वो घोड़ों को क्या कर देते, समुद्र में फेंक देते थे। यहाँ इस क्षेत्र में उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में समुद्र में घोड़ों को फेंक देते थे, इसलिए इनका नाम हो गया अश्व अक्षांश अश्व अक्षांश कटिबंध। यानी ये जो 0-30 से जो 35 है इनको अपन दोनों गोलार्धों में अश्व अक्षांश कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, ये क्यों कहते हैं, ये क्यों कहते हैं। यहां पर आपको पता है जो ये वाला क्षेत्र है उपध्रुवीय, ये वाला उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, यहां पर आपको हमेशा मिलेगा जो चक्रवात वगैरह आते हैं वो यहां पर आएंगे, तूफानी चक्रवात वगैरह। फिर देखो यहां पर आपको मिलेगा व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन, यहां आपको मिलेगा पछुआ पवन। क्या मिलेगा, पछुआ पवन। और ये है जो आपकी ध्रुवीय पवन, क्या है आपकी ध्रुवीय पवन। तो देखो अब जैसे आपको पूछ लिया जाए, सीधी बात है कि अगर उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन की दिशा क्या है, तो मैंने यहां आपको देखो यहां पर एक चिन्ह बनाया है, ये उत्तरी गोलार्ध में दिशा का, ये यहां से जो पवन जा रही है तो ये देख उत्तर, और ये है आपका जैसे मान लो ये उत्तर मान लिया और ये मान लिया आपका पूर्व, तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये पवन जा रही है। ये ध्यान रखना, मैंने इसलिए यहां पर बनाया आपको ताकि एक ही जो वीडियो में आप दोनों चीज कवर करो। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम। अगर पछुआ पवन की पूछे तो देखो यहां से है, ये दिशा कौन सी है, ये आपकी पश्चिम दिशा, ये कौन सी है, दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने वाली व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में। पछुआ पवनों की उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगर ध्रुवीय पवनों की पूछी जाए तो ध्रुवीय पवनें ये यहां पर है, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर उत्तरी गोलार्ध में। अब अगर मैं दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए तो मैंने यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में चिन्ह बनाया, जैसे देखो ये दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की स्थिति, ये क्या है आपकी व्यापारिक पवन, और ये क्या आपकी पछुआ पवन, पछुआ, और ये आपकी क्या है ध्रुवीय पवन। तो देखो जो ये व्यापारिक पवन है ये वाली, इस व्यापारिक पवन का आपको पता होना चाहिए, ये वाली दिशा है दक्षिण, ये देखो ये दक्षिण और ये पूर्व, या मैं लिख देता हूं दक्षिण और ये पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की जो दिशा है वो आपकी व्यापारिक पवन की। फिर अगर पछुआ पवन की बात की जाए तो ये वाली दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। फिर अगर यहां से बात की जाए ध्रुवीय क्षेत्र की, ध्रुवीय पवनों की, तो ये हो जाएगा आपका पूर्व और ये हो जाएगा दक्षिण, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर ध्रुवीय पवनें होगी दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस प्रकार मैंने आपको एक दिशा पवनों की, व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और जो वायुमंडल की जो 7 पेटियां हैं उनके बारे में बताया। तो ये आप इस प्रकार से इनको समझ सकते हो, 7 जो वायु पेटियां किन के कारण होती है, कौन सी ताप के कारण, कौन सी गति के कारण, और ये किस प्रकार से एक रूप से समानांतर रूप से बनी हुई है। कभी भी 2 आपको पास में उच्च नहीं आएंगे, हमेशा एक उच्च दाब, एक निम्न दाब, फिर उच्च दाब, फिर निम्न दाब, फिर उच्च दाब, फिर निम्न दाब, इस प्रकार से आएंगे। थैंक यू।